तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है इंटेलिजेंट एरा। तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो और बहुत दिनों से मैं आपको कह रहा था कि 2022 का जिस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स का जो पेपर का सॉल्यूशन बनाया था उत्तराखंड बोर्ड वालों का, सेम वैसे ही अब मैं 2022 का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आपको इसमें 1 से लेके बिल्कुल 29, जी हाँ 29 तक के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। 30 क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व करा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो को थोड़ा टाइम लग रहा था आने में और बहुत ज़्यादा वेट हो चुका था, इसलिए मेरे को लगा कि एक क्वेश्चन से पहले ही मुझे ये अब अपलोड कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैं 30वां क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया हूँ, लेकिन 29 तक आपको 1 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन इतने प्रॉपर लेवल मिलेंगे ना कि मतलब जैसे आप समझ लो आप जो बुक से पढ़ते हो ना आंसर, उससे भी बेहतरीन लैंग्वेज में आपको यहाँ मिलने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 2022 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का थ्योरी का जो पेपर है 57 मार्क्स का आता है। यहाँ पे समय 3 घंटा आपको दिया जाएगा। तो ये आपका बोर्ड का 2022 का पेपर है। इंस्ट्रक्शन जो है वो गिवन है, वो आप लोग यहाँ पे फटाफट पढ़ लेना। तो अब मैं सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से आंसर है आपका है स्टार्च। स्टार्च जो है वो कोलाइडी विलयन बनाता है। नेक्स्ट है, एल्कोहल जल में विलेय है क्योंकि क्योंकि देखो 4 ऑप्शन दिए हैं फिर से। तो आंसर है हमारे पास ये जल के अणु के साथ आंसर है हमारा ये जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, यानी कि सेकंड पॉइंट जो है। याद रखना, आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई दे जिसमें आपके लिए क्वथनांक का क्वेश्चन बना दे या जल में विलेय है इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनाए, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा और वो जल में आसानी से मिल रहा होगा। तो ये आपको करना है इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K4FeCN का होल 6 में, ठीक है, ध्यान लगाना, K4FeCN का होल 6 में केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि Fe की उपसय संयोजन संख्या। अब जब ये पेपर 2022 में हुआ था तो कुछ बच्चों ने क्या करा था, उपसय संयोजित संख्या ध्यान नहीं लगा के उसे ऑक्सीकरण संख्या पढ़ लिया था। अब ये ऐसा यौगिक है जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड में लगभग हर बार इसी के बारे में पूछता है। तो अब बच्चों ने क्या करा था, उसकी ऑक्सीकरण संख्या रटी हुई थी बच्चों को बहुत ज़्यादा, तो 4 लगा के आ गए थे। जबकि उपसय संयोजन संख्या जो है वो हमारी लिगेंड्स की संख्या होती है जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स जो है वो कितने हैं, 6 हैं, और उनकी संख्या होगी कितनी, 6। तो द 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर है फॉर्मेलिन क्या है, तो फॉर्मेलिन हमारा जो है वो 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन है। अब एक बार और सुन लो, 2023 का जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें अब आपके जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जैसे पहले अब ये 4 तक आते थे, अब 8 नंबर के आएंगे आपके टिक मार्क। तो बहुत ही ईजी भी है, ठीक है। ईजी क्यों है, क्योंकि भैया अगर आपको पता है कि क्लास में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट बैठ गया जिसको वो 8 के 8 क्वेश्चन ढंग से पता है, तो फिर समझ लो वो पूरी क्लास को पता चल गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से पूछ लोगे, थोड़ा बहुत तो चलता ही है इतना। तो ये आप लोगों की 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको वेस्ट नहीं होने देना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किन्हीं 2 प्रोटीनों के नाम लिखने हैं। तो केरेटिन हो गया और एक एक्टिन हो गया, ठीक है। केरेटिन और एक्टिन यहाँ पे हमारे 2 आंसर हैं, लिखने को आप और भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो संक्रमण तत्व कर्णन एंथैल्पी के उच्चतम मानों को क्यों दर्शाते हैं, ठीक है। वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर, ठीक है, एंथैल्पीज ऑफ ऑटोमाइजेशन। तो यहाँ पे संक्रमण तत्व के बारे में कह रहा है कि ये कर्णन एंथैल्पी के मान उच्च क्यों होंगे। तो देख रहे हो क्वेश्चन को आप एक बार ढंग से देखो, आप क्या क्वेश्चन बना था 2022 का जो पेपर है वो मुझे आज तक लगता है केमिस्ट्री का इससे बेहतरीन पेपर मैंने नहीं देखा। क्योंकि केमिस्ट्री में यहाँ पे आपसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। बेसिक चीज़ें मतलब आप जो भी पढ़ के गए होगे आपसे वो घुमा घुमा के पूछा गया है सब कुछ, सीधे मुँह तो 2022 में केमिस्ट्री में बात ही नहीं हुई। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनाए थे, सब नॉलेज चेक करी गई थी बच्चों से। तो संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है जिस कारण से कर्णन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, ठीक है। अब कर्णन एंथैल्पी क्या होती है वो सब हम यहाँ पे अभी बताने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बहुत वैसे ही आपके सारे क्वेश्चन में देखो सॉल्व करा रहा हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स पहचानो, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी एनिमे इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि आपको एमीन्स के बारे में बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पे जैसे पहले वाले की बात करेंगे तो इसकी डिग्री 3 है। क्यों? क्योंकि इससे जो नाइट्रोजन परमाणु है उससे जुड़ने वाले कार्बन कितने हैं? 3 हैं, तो 3 डिग्री। सेकंड वाले को जरा ध्यान से देखो, इससे जो नाइट्रोजन परमाणु है बीच वाला, इससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? एक ये वाला इधर जुड़ रहा है और एक ये पूरी एक चेन जुड़ रही है, तो इसकी 2 डिग्री होगी। और द थर्ड वन इज़ ओनली 1 डिग्री बिकॉज, ठीक है, इससे एक नाइट्रोजन परमाणु है जिससे मात्र ये चेन जुड़ रही है इधर की तरफ, ठीक है, और ये चेन में हमारा ये वाला कार्बन इससे जुड़ रहा है जिसको मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, तो इसलिए 1 डिग्री। तो 1 2 3 डिग्री हमने पहचान ली। फिर अगला क्वेश्चन है, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है जबकि NaCl जो विलयन है वो सिकुड़ जाता है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है, देखो कितना ढंग से लिखा हुआ है, छिला अंडा अति पराशरी विलयन है और जल अल्प पराशरी विलयन, जिस कारण से विलायक के जो अणु हैं वो जल से अंडे में चले जाते हैं। ठीक है, जो विलायक के अणु होंगे वो कहाँ जाएंगे? जल से अंडे में जा रहे हैं और वह फूलता है। ठीक है, और इसके बाद NaCl में रखें जैसे ही हम लोग उसको, तो NaCl जो है हमारा वो अति पराशरी विलयन हो जाता है और अंडा अल्प पराशरी विलयन, जिस कारण से अब विलायक के जो अणु हैं वो अंडे से NaCl में चले जा रहे हैं और वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये अति पराशरी अल्प पराशरी का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पता चला कि क्वेश्चन में कह रहा है अंडा जल में रखने पर फूल रहा है। फूलने का मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे अणु आए होंगे तभी तो कोई चीज़ फूल रही होगी। ठीक है, अगर आपके पास एक बैग है खाली, ठीक है, इमेजिन करो आपके पास एक बैग है, वो बैग ऐसा है, ठीक है, जो खाली है, तो उसका मतलब फूला नहीं होगा। लेकिन अगर इसी बैग में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें भरता रहूँगा, तो अब ये बैग कुछ समय बाद फूल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा जो मैंने देखो दिखाया इधर। अब भैया हुआ क्या? जैसे इस पर चीज़ें जा रहेंगी तभी तो ये फूल रहा होगा। तो सेम ऐसे ही अगर वो अंडा जो है वो फूल जा रहा है, मीन्स जो विलायक के अणु हैं वो कहाँ आ रहे हैं? वो अंडे में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो आपका अंडा है वो अति पराशरी विलयन होगा तभी वो उसके पास आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर करना है। मैं अभी बिल्कुल आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। अभी मेरा यह है आपको आंसर बताने हैं इनके बस, ठीक है, ना कि आपको बिल्कुल अभी प्रॉपर लेवल से सिखा रहा हूँ मैं कोई चीज़। फिर है हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं जबकि हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसने कहा कि जो हेलो एल्केन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन कर रहे हैं और हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन शायद बहुत से स्टूडेंट ने नहीं भी पढ़ी होगी। तो अब आपको यहाँ पे देखना है आंसर। ये कह रहा है हेलो एल्केन हेलो एरिन की तुलना में अधिक ध्रुवित होता है। ठीक है, यानी कि हेलो एल्केन में जो प्लस माइनस प्रवृत्ति वाले चार्ज हैं वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ CX बॉन्ड की, तो इसमें इन दोनों पे ध्रुवीय प्रकृति ज़्यादा होगी हेलो एरिन की तुलना में। इसलिए हेलो एल्केन में RX बंध में उपस्थित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हेलो एरिन्स के AR बंध में उपस्थित कार्बन परमाणु से अधिक होगी। अतः हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रकट करते हैं और हेलो एरिन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी। इसने बोला कि यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं बात करें हम लोग RX की, RX बॉन्ड मतलब हेलो एल्केन, और अगर मैं बात करूँ ARX की, ये हो गया हेलो एरिन्स। तो इसमें जो ध्रुवता है वो ज़्यादा होती है RX में इसकी तुलना में। ठीक है, जिस कारण से जो कार्बन परमाणु होगा हेलो एल्केन का, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी? हेलो एरिन्स की तुलना में ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ध्रुवता का मतलब ही होता है बॉन्ड एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऐसे आप समझ लो। तो इसलिए ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं और ये आपका इलेक्ट्रॉन रागी। फिर कह रहे हैं हेलो एरिन्स में जो बेंजीन की रिंग उपस्थित होती है वो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया को ही दर्शाती है, जबकि हेलो एल्केन में बेंजीन की रिंग होती ही नहीं है। तो ये 2 रीज़न है हमारे जिसके कारण हमारे प्रॉपर आंसर एक चलता है। अगले में बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहे हैं सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्णतः भरित डी कक्षक है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह संक्रमण तत्व है? ठीक है, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं पहले उसके बारे में बात करिए यहाँ पे, कि वह तत्व जिनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं वो हमारे संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अब सिल्वर जो है उसमें डी उपकोष पूर्ण है फिर भी वो संक्रमण तत्व भैया है, ये क्या बात आई? हमें पता चला कि संक्रमण तत्व तो वो तत्व होते हैं ना जिनके डी उपकोष अपूर्ण हो, लेकिन यहाँ पे सिल्वर का डी उपकोष तो भरा हुआ है फिर भी ये संक्रमण तत्व क्यों है? तो ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहे हैं कि भैया डी उपकोष अपूर्ण होंगे वही संक्रमण तत्व कहलाएंगे।
सिल्वर में 4d10 अवस्था है, 4d10 मीन्स मतलब इसके डी कक्षक भरे हुए हैं, लेकिन ये अपनी +2 ऑक्सीकरण संख्या अवस्था भी प्रकट करता है, मीन्स इस पे 2 चार्ज भी आते हैं प्लस के। अब जब 2 चार्ज आएंगे तो इसका डी उपकोष खाली हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण डी उपकोष अपूर्ण हो जाने के कारण यह संक्रमण तत्व कहलाता है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो जालक बिंदु आपको इस तरीके से हेडिंग लगानी है और आंसर देखो कितने प्यारे वे में लिखा जा रहा है, मतलब आपको बोर्ड की कॉपी में भी ऐसे ही आंसर लिखना है, उत्तर लगाना है ऊपर और इस तरीके से प्रॉपर आंसर लिखना है, एक अच्छी कॉपी बना के लिखना है काम, ठीक है। किसी क्रिस्टल में घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था को द्विजालक कहते हैं। द्विजालक में घटक कणों की बिंदुओं को प्रकट करते हैं जिन्हें हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। तो ये कह रहा है कि आपके पास कोई क्रिस्टल है जो जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, तो इस क्रिस्टल में ये जो इसके घटक कण है मीन्स जो इसको बना रहे हैं उनकी जो 3D शेप है इसको ही क्या बोला जाता है, जालक बिंदु। और इन बिंदुओं को जालक बिंदु हम लोग कहते हैं जिससे ये प्रकट करते हैं हम लोग कणों को। फिर कह रहे हैं एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम। तो देखो इसके 2 पैरामीटर हैं, एक है इकाई सेल के कोरों की लंबाई, एक है उनके मध्य कोण। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्टके और फ्रैंकल दोष में आपको मतलब क्या है ये समझाना है या अंतर भी आ सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अंतर के रूप में लिखा है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इन्हें देख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है स्पष्ट करना है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। तो सीधी सी बात है, मैंने भी आपको बताया कि ये जल में अमिश्रणीय है। इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहा होगा, क्योंकि जो जल में मिलते हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो सीधा लिखना है एल्किल हैलाइड जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, जिस कारण से डैश मीन्स ये ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। इतना लगा दोगे 1 नंबर मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, फिनॉल, ठीक है। जैसे ही क्लोरोबेंजीन हम लेंगे इसका NaOH की उपस्थिति में जल अपघटन करा देंगे इतने टेम्परेचर पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें फिनॉल प्राप्त होगा, ठीक है। बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। फिर अगला एक छोटा सा न्यूमेरिकल, 22 ग्राम बेंजीन इतने ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली है, ठीक है। तो कौन घुली है, बेंजीन। तो विलय क्या हो गया हमारा, बेंजीन हो गया, और विलायक क्या होगा हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे बेंजीन की मात्रा पता चल गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा पता चल गई जो कि विलायक है, जैसे मैंने बोल दिया। विलय कौन है, विलायक कौन है, पता चल गया। तो कह रहा है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के और बेंजीन के प्रतिशत की गणना करनी है, ठीक है। मतलब बेंजीन का कितना % है और इसका। तो सीधी बात है, आपको सिंपल पहले विलयन का मात्रा निकालनी है जो कि विलय प्लस विलायक से आ जाएगा। तो विलय की मात्रा 22 होगी, विलायक की मात्रा 122, जोड़ के टोटल विलयन की मात्रा आ गई। अब हमें परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो क्या होगा, विलय अगर मैं बेंजीन की बात कर रहा हूँ तो बेंजीन की मात्रा बटे टोटल विलयन की मात्रा इंटू 100, ठीक है। तो वही सूत्र लगाया, इससे बेंजीन की आ गई। और ऐसे ही अगर CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा बटे कुल विलयन की मात्रा और इंटू 100। परसेंटेज में तो आप लोग अब ऐसे ही निकालते हो, 500 में से आपके मान लो 400 नंबर आ रहे हैं तो 400 बटे टोटल 500 इंटू 100 ऐसे करके तो निकालते हैं हम लोग अपनी परसेंटेज, ठीक है। तो सेम ऐसे ही निकालना है इनके लिए भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ था 1 लीटर समुद्री जल में, ठीक है, इतने ऑक्सीजन घुली है, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm यानी कि पार्ट्स पर मोल में बताओ। तो समुद्री जल की मात्रा हमें इतनी गिवन हो गई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 लीटर समुद्री जल मतलब इतने ग्राम। ऑक्सीजन की मात्रा W2 हमें गिवन है, फिर वही विलयन की मात्रा निकाली मैंने, ठीक है। विलयन की मात्रा निकाल के सॉल्व इसे करा, थोड़ा ढंग से पता होना चाहिए। पावर -3 और यहाँ ऐसे जुड़ेगा नहीं, पहले पावर कॉमन लेनी पड़ती है। तो इसको हमने क्या करा, इसकी पावर 3 ही खत्म कर दी माइनस के, यहाँ पे ख़त्म करने के बाद सॉल्व कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। और फिर ppm में सांद्रता का फॉर्मूला कुछ नहीं, जो भी आपका विलय है उसकी मात्रा बटे विलयन की मात्रा 10⁶ से गुणा हो जाती है। सॉल्व करके आपका आंसर कुछ इतना आएगा, ठीक है। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे फ्लोरीन की केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन इतनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, व्याख्या करो। 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो सी बात है, कह रहा फ्लोरीन जो है वर्ग 17 का तत्व है, इसका आकार वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में
सबसे छोटा है और रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति होती है इसके अंदर। इसके कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता वर्ग के अन्य तत्वों में सबसे अधिक होती है, इसलिए ये -1 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है और बाकी जो है वो इतनी इतनी दिखाते हैं। क्लियर, फ्लोरीन का ये पता चल गया। नेक्स्ट है निम्न पदों को उदाहरण से समझाओ, एल्कोसॉल और एरोसॉल। ठीक है, अब एल्कोसॉल क्या होता है, कह रहा है ये कोलाइडी विलेन है जिसमें परिक्षिप्त माध्यम एल्कोहल होता है, और जैसे पेंट। ठीक है, पेंट में क्या होगा, जो आपका माध्यम होगा वो एल्कोहल होगा। ठीक है, और ऐसी एरोसॉल क्या होगा, ये भी कोलाइडी विलेन है, इसमें परिक्षिप्त माध्यम गैस है और परिक्षेपण प्रावस्था जो है वो ठोस है। तो जैसे धुआं, धूल, ये सब हमारे हो गए। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। इसके अथवा में हार्डी-शुल्जे का नियम है, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो इस तरीके से हेडिंग लगानी है आपको, हार्डी-शुल्जे नियम। तो अभी तक आप लोग जो वीडियो जो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो किस तरीके से मैंने आपको ये आंसर सारे बताए हैं। प्रॉपर लेवल है, आपको बोर्ड में बिल्कुल ऐसा ही लिख के आना है, बिल्कुल आंसर। ठीक है, पूरे उत्तर आपको देखने को मिल रहे हैं ढंग से, कोई आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवाबाजी में काम मैंने करा है। समय दिया है इसको और बिल्कुल प्रॉपर लेवल से आपको बोर्ड में या आपके नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, वैसा काम इस पेपर के थ्रू मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब आते हैं हार्डी-शुल्जे नियम पे। तो कह रहे हैं इस नियम के अनुसार किसी सॉल का स्कंदन करने में वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलाइडी कण के आवेश के चिन्ह का विपरीत होता है। मीन्स इसने कहा अगर मुझे किसी का स्कंदन करना है, स्कंदन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर किसी चीज़ का स्कंदन करना है तो वही आयन प्रभावी होगा जिसका, जैसे मान लो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन पे, ठीक है एक सेकंड मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। मान लो ये कोलाइडी विलयन है, इस पर आवेश प्लस है, अगर मुझे इसको उदासीन करना है, स्कंदन का मीन्स उदासीन करना है, इसे समझ लो। उदासीन करना है तो इस पर मुझे आवेश जो है वो इसका उल्टा आवेश यानी कि माइनस वाला देना होगा। समझ गए, अगर ये कोलाइडी विलयन था हमारा, तो कह रहा है किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने में वही आयन प्रभावी निकला जिसका जो आवेश का चिन्ह है कोलाइडी कण के आवेश के चिन्ह का विपरीत होगा। जैसे कोलाइडी कण पे अगर प्लस है तो माइनस वाला ही इसका स्कंदन कर पाएगा, और अगर इस पर प्लस हो माइनस होता तो इसका प्लस होता। ये तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। पहला पॉइंट कह रहा है आयनों का स्कंदन प्रभाव उसकी संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, अब ये कैसे, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है किसी अगर ऋणावेशित सॉल का स्कंदन करना है, अगर देखो आपको ऋणावेशित का करना है तो अगर आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन सा आयन प्रभावी होगा, तो इसने बताया था उसका उल्टा। तो अगर ऋणावेशित सॉल है यानी कि माइनस वाला है तो प्लस वाला ही उसको क्या कर पाएगा, स्कंदित कर पाएगा। अब इसमें भी कौन सा, तो इसने बोला कि संयोजकता बढ़ेगी तो उसका प्रभाव बढ़ रहा होगा। मतलब इन तीनों में देखो तो इसमें जितना सब में पॉजिटिव चार्ज देखो, Al में 3 है, Mg में 2 है, Na में 1 है, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा वही माइनस वाले को उतना अच्छा स्कंदन कर पाएगा। तो इसलिए इनका बढ़ता क्रम ये रहा। Na पे 1 आवेश इसलिए सबसे कमज़ोर, मैग्नीशियम पे 2 आवेश इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ा, और एल्यूमिनियम पे 3 है प्लस का तो इसलिए सबसे ज़्यादा तगड़ा ही होगा। तो ये हार्डी-शुल्जे नियम था। फिर कह रहा है निम्न उपसंयोजी यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखने हैं, तो ये आप देख सकते हैं मैंने इनके आयुपेशी नाम लिख दिए हैं। ठीक है, दोनों के यहाँ से आप इन्हें कर लीजिएगा। उसके बाद आता है किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करना है। तो चालकता हेडिंग लग जाएगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, सी से प्रकट करते हैं, फॉर्मूला ये हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। तुल्यांकी चालकता क्या होती है, स्थिर ताप पर किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल घोलने पर उत्पन्न समस्त आयनों की चालकता विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। इसने बोला कि अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या कर दे, स्थिर कर दे, फिक्स कर दे ताप को फिक्स करके और एक निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य के क्या मोल दे, 1 मोल घोल दो, तो अब ये 1 मोल घोलने पे जितनी चालकता बनेगी, ठीक है, जितनी चालकता बनेगी, ठीक है, और इसके आयनों द्वारा बनेगी, सारे आयन जितनी चालकता बता रही हैं वही क्या होगी, इसकी तुल्यांकी चालकता होगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है, तुल्यांकी चालकता की बात हुई है। ठीक है, तुल्यांकी चालकता में 1 मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक आएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जो अगर मैं आपको बोलूँ वहाँ पे 1 मोल जो है वो मोलर चालकता के लिए यूज होता है, तो 1 ग्राम तुल्यांक कर लो, इसको हटा देते हैं थोड़ा, 1 ग्राम तुल्यांक।
तो 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर जो समस्त आयनों की चालकता होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। और फॉर्मूला इसका ये होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अब देखो मोलर चालकता ही बोल रहा था, हाँ सॉरी, तो यहाँ मोलर चालकता बोल रहा था और हमने तुल्यांक की चालकता के बारे में करके वो हेडिंग देख के कर दिया, तो सब कुछ सही है। बस इसको 1 मोल ही करो, आप इसको 1 मोल कर लो। और यहाँ जो है हमने वो परिभाषा तुल्यांक की चालकता गलत लगा दी, जबकि होनी क्या चाहिए, होनी चाहिए मोलर चालकता, ठीक है। ऐसे सही कर लेते हैं फटाफट से, तो यहाँ मोलर कर लेना, सॉरी दूसरा लग गया ये पेन, ठीक है। तो ये मोलर चालकता आपकी लग जाएगी। तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को जो मैंने बताया, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मात्रक ये होगा और यहाँ पे के है विशेष चालकता होती है हमारी। तो आगे बढ़ते हैं हम 19वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है। तो इसके ये अभिलक्षण मैंने लिखे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ लेना है, आसानी से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसी का खा, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1 मार्क्स के हैं दोनों। डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिंक CdHg, ठीक है, जिंक कैडमियम और हमारा Hg जो है पारा, ये संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण होते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो इनमें D10 अवस्था होती है। D10 मीन्स मतलब पूरी तरीके से भरे हुए हैं डी कक्षक। अगला क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। तो सी सा आंसर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। किसी भी यौगिक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होता है, तो बस इनमें भी होते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, अनुचुंबकीय है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन 20वां है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसको हमने 600 ग्राम जल में मिलाया तो विलयन के हिमांक में हिमांक के अवनमन की गणना करनी है, KF दिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए 3 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन है, तो 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हमें एथेनॉल ग्लाइकॉल यानी कि विलय की मात्रा पता चल गई, कितना है 45 ग्राम। तो सबसे पहले आपको विलय और विलायक भी पहचानना आना चाहिए इन सवालों में, ठीक है। आप एथिलीन ग्लाइकॉल को इतने ग्राम जल में घोल रहे हो तो एथिलीन ग्लाइकॉल विलय बन गया, जिसकी W मात्रा पता चल गई, जल की मात्रा पता चल गई यानी कि विलायक इतना। तो हमने सबसे पहले जो एथिलीन ग्लाइकॉल है उसका अणुभार निकाल लिया कुछ इस तरीके से। क्यों निकाला, क्योंकि अणुभार की जरूरत पड़ेगी, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। डेल्टा TF जो होता है हिमांक में अवनमन, इसका फॉर्मूला होता है ये KF इंटू W 1000 कैपिटल WM, ठीक है। तो अब KF पता है, ओमेगा पता है, सब कुछ पता है, मतलब इसमें आपसे समझ लो कुछ भी नहीं ऐसा था हार्ड जो आपसे बात करी जाए ज़्यादा इस पर, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। डेल्टा TF जो होता है वो हमारा हिमांक में अवनमन होता है, आप आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आपको एक रिएक्शन दी हुई है और इसका साम्य स्थिरांक बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको ECS पता होनी चाहिए। ECS मतलब वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको पता चलेगा कि एनोड कौन है कैथोड कौन है। तब यहाँ पे तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन वैसे अगर आप वो पढ़ लेंगे तभी आप ये सवाल कर पाएंगे, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा ये सवाल। तो यहाँ पे एनोड जो है वो कॉपर बनेगा क्योंकि वो हमारा ऊपर आता है, तो कॉपर एनोड है, फिर कैथोड Ag है। अब कॉपर एनोड है मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि एनोड में मोस्टली ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और CO2+ पे आ गया। और हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ देखो गिवन भी है ना, इतना देखो CO2+ कब आया होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। तो ऐसे ही कैथोड में होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो अब ये Ag+ से साफ पता चल रहा है रिएक्शन में, एक Ag+ से किस में कन्वर्ट हुआ, Ag में, मीन्स इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 1, तो वही करा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया और Ag में कन्वर्ट हो गया। संतुलित करने के लिए, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने हैं, मैंने 2 से गुणा करा दी। गुणा कराने के बाद इससे ये चला गया इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, हमारे पास बचा यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे 2Ag+ और रिएक्शन यही आ जाएगी जो भैया हमें गिवन थी। इससे हमें N की वैल्यू पता चल गई। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। इस अभिक्रिया में जितने भी रिएक्शन यूज हुए उनकी संख्या थी, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो N बराबर 2। अब बस E0 सेल हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो E0 सेल, तो वही हमने लिख दिया। इसके बाद मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था जो कि ये है, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591/n log Kc। यहाँ से
सॉल्व करते करते आए n की जगह 2 जो हमने करा यहाँ लगाना था, सॉल्व करते करते आके लॉग इसको अपॉन में ले गए और ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। डिवाइड करने के बाद यहाँ आएगा तो आपको एंटी लॉग इसकी वैल्यू निकालनी है। एंटी लॉग अब आपको वहाँ टेबल मिलेगी, ठीक है, तभी आप ये कर पाओगे। तो टेबल मांग के जब आप एंटी लॉग की वैल्यू देखोगे इसके तो कुछ ही आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है। लॉग एंटी लॉग देखना भी आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो 2022 में ये क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों ने करा होगा क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग कि हाँ यार ये इतना आगे भी जाएंगे या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत हो जाएगी तो फिर ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिस्थितियों में क्या परीक्षण होगा जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सॉल्व में से गमन करता है। तो आंसर देख रहे होगे कि जब प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी सॉल्व में प्रभावित करेंगे तो टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश किरण पुंज का जो मार्ग है वो क्या हो जा रहा है, प्रदीप्त हो जाता है और कोलाइडी कण चमकने लगते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि टिंडल प्रभाव दिखता है वहाँ पे हमें और वो चमकने लगेंगे कण। अगला है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्व में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। तो कह रहे हैं जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्व में NaCl मिलाने पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH3 है ये, ठीक है, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। इसके जो सॉल्व हैं वो धनावेशित कण यानी कि इसके जो धनावेशित कण हैं वो NaCl के Cl निगेटिव आयनों द्वारा उदासीन हो जाते हैं। जैसे ही आप क्या करोगे, आप इसमें ये मिला दोगे तो अब क्या होगा, इसके Fe+ आयन जो होंगे वो Cl निगेटिव आयनों द्वारा उदासीन हो जाएंगे और भैया हमारा जो पूरा फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसका स्कंदन हो जाएगा और वो स्कंदित हो जाता है। तो ये लिखना है आपको। थर्ड है इसका पार्ट, कोलाइडी सॉल्व में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो अब जैसे ही कोलाइडी सॉल्व में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो जो आवेशित कण हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे भागेंगे और उदासीन होकर स्कंदित हो जाएंगे। तो होना स्कंदित है, लेकिन किस किस तरीके से होंगे वो आपको यहाँ पे लिखवा दिया। 23वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फिर से एक बार कहूँगा कि यार अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो ना और इतने डिटेल में अगर आपको आंसर देखो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। वीडियो पे व्यूज़ तो आ जाते हैं, लगभग सब देख लेते हैं। देखना क्या आपको भाई, थोड़ा लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और जिन स्टूडेंट ने फिजिक्स का 2022 का सोल्यूशन नहीं देखा ना तो जाके ज़रूर देखो यार, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर रखा है हम लोगों ने। एक बढ़िया सॉल्यूशन देखने को मिलेगा आपको, 2020 का भी बना रखा है मैंने, तो जाके जरूर देखो उन वीडियो को भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उनके, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन पढ़ो इसका का कह रहे, वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों की तुलना में वर्ग 16 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो सामान्यतः कम होता है, क्यों, ठीक है। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसने कहा कि अगर मैं वर्ग 15 को देखूं और उसकी तुलना करूं वर्ग 16 के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी से तो इसके जो मान हैं वो कम होंगे, क्यों होंगे, वर्ग 15 के। तो रीज़न है हमें पता है, वर्ग 15 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, 16 के तत्व का ये। अब वर्ग 15 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो वर्ग 16 के तत्वों की तुलना में अधिक स्थायी है। क्यों स्थायी है भैया, N5 मीन्स अर्धपूरित अवस्था, सॉरी N6 जो है वो एक पूरी कंप्लीट अवस्था है। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 16वें वाले में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और यहाँ पे 5। तो ये कह रहे हैं वर्ग 15 के तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसकी तुलना में अधिक स्थायी है, ठीक है, 16वें वर्ग की तुलना में। अतः वर्ग 15 के तत्वों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी, ठीक है, और इसलिए वर्ग 15 के तत्व के आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग 16 से अधिक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर है, इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। फिर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों है, तो सी बात है, H2O के जो अणु हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं या हाइड्रोजन बंध इनमें उपस्थित होते हैं जिस कारण यह द्रव है। जबकि H2S के जो अणु हैं उनके बीच हाइड्रोजन बंध नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसके अणु भी दूर दूर होंगे और गैस अवस्था में रहेंगे। अथवा में इनके क्वेश्चन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन। तो सिंपल है, सोडियम सल्फाइड पर तनु HCl से क्रिया कराने पे SO2 बनती है और ये रिएक्शन इसकी हमने लिख रखी है, ठीक है। खा क्वेश्चन है, सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो S8 जो है वो
वाष्प अवस्था में अनुचुंबकीय गुण प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास O2 की तरह हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे S8 देखेंगे तो ये ऑक्सीजन की तरह इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, जिस कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रकट करेगा। फिर 24वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। कुछ अभिक्रियाएं दी हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। तो पहली जो अभिक्रिया आप देख पा रहे होगे, ठीक है, C2H5NH2 CH3COCl पिरीडीन लिख दिया ऊपर। तो जब हम ये करेंगे इसकी पिरीडीन के साथ, तो इसमें से क्या होगा, एक H और एक Cl अलग हो जाएंगे, जो बचा वो एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही जुड़ जाएगा C2H5NH। ठीक है, और इसमें ये पूरा का पूरा आगे आपका ये जुड़ गया, ये बन गया N एथिल एथेनामाइड। तो खा वाला देखते हैं, इसमें आपको HNO2 से रिएक्शन करा रहा है, तो खा वाले में भी क्या हो जाएगा, जब आप इसकी HNO2 से क्रिया करोगे तो आपको कुछ ये प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत ही देखो ये रिएक्शन अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी बहुत समझने की रिएक्शन है, तो एकदम तो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे रिएक्शन क्या हुआ कैसे हुआ, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ मैं आपको। लास्ट है, अगर आप देख रहे हो तो C6H5NH2 + 3Br2 और कुछ ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे C6H5 यानी कि बेंजीन की रिंग हो गई, और इसकी जैसी मैं इससे रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारा यहाँ पे। उसके बाद 25वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो कह रहा है ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। तो ये दो अभिक्रियाएं लिख रखी हैं, सोडियम की प्रबल क्षार धातु सोडियम की जैसे हम क्रिया कराएंगे किसके साथ, आपकी फिनॉल के साथ, तो हमारे को क्या मिलेगा, सोडियम फिनेट मिलेगा और H2 गैस निकलेगी, जो ये प्रकट कर रही होगी कि यहाँ पे भैया ये अम्लीय गुण प्रकट करता है, और एक सेकंड NaOH के साथ करा देंगे। तो ये दो रिएक्शन है आप लोगों की। फिर कह रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। तो ये डॉप प्रक्रम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद कर लेना है। क्लोरोबेंजीन है, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इतनी कंडीशनों पे जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो एक H2O और एक HCl निकल जाएगा। ठीक है, और आपके पास सोडियम फिनेट बनेगा, जिसका अगर HCl के द्वारा मैं अम्लीकरण करा दूंगा तो मेरे को फिनॉल मिल जाएगा। अथवा में कुछ रिएक्शन दी है और कह रहा है इनके IUPAC, सॉरी रिएक्शन नहीं दी है, सीधा कह रहा है IUPAC नाम बताओ। तो IUPAC नाम देखो 3 मार्क्स के आए हुए भाई, पक्का आते हैं, पढ़ के जाओ। मैं तो कहूँगा इसे पढ़ के जाओ, इसे नहीं छोड़ना है। जैसे पहला यौगिक हमें दिया हुआ है तो इसके रूल होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को इसके रूल आने ही चाहिए, 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो नंबरिंग जैसे ही स्टार्ट करी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मेन ग्रुप दिख रहा है मुझे यहाँ पास, तो 1 2 3 4 5 साइड चेन में ये दोनों गए। तो पहले साइड चेन का नाम तो 4 क्लोरो, क्योंकि पहले Cl आता है तो इसलिए 4 क्लोरो, फिर 2,3 क्योंकि दूसरे और तीसरे नंबर पे हमारे ये देखो ग्रुप जुड़ रहे हैं। डाई मैथिल 5 के लिए पेंट 1 ऑल। अगला है खा वाला, देखो ईथर ग्रुप जुड़ रहा है, साफ पता चल गया क्यों, क्योंकि ईथर की जो फॉर्मूला होता है बेसिक वही होता है। तो आपको पहले तो ये पहचानना है क्या है। अब ईथर का जो रूल होता है वो होता है सबसे पहले छोटी चेन का नाम एथॉक्सी, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए एथॉक्सी लिखे। बड़ी चेन में नंबरिंग करी तो 1 2 3, तो सेकंड नंबर से जुड़ रहा है तो 2 एथॉक्सी और 3 के लिए प्रोपेन। अगला है हमारे पास जो दिया हुआ है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बेंजीन है, पता चल गई। बेंजीन में भी नंबरिंग हम मेन ग्रुप जहाँ से पास होगा वहाँ से ही करेंगे। तो ये है तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आएगा 2,6 डाई मैथिल फिनॉल, ये ठीक है। तो आपको ये नाम आने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26वें में जाते हैं, कहता है डी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की संरचना लिखो एक नंबर में। तो ये डी ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया हमारा डी नेगेटिव। ठीक है, पूरी संरचना आप लोगों को ये दिमाग में रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। फिर कह रहा है डी ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ लिखो। तो ये हमारा डी ग्लूकोज है जो अभी हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं। इसके जब HI के साथ रिएक्शन लिखोगे तो ये हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। अथवा में क्वेश्चन है एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे। तो यहाँ पूरा डिटेल में बता रखा है क्या होता है, इसको आप पढ़ लो। कह रहा है एमिनो अम्ल में COOH और NH2 समूह स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे के साथ देखो ये आंतरिक क्रिया कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं ज्विटर आयन का। अब क्या हो रहा है, कह रहा है ये जो ज्विटर आयन है ये एक उदासीन स्पीशीज है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवेश होंगे। यहाँ देखो ये बन रहा है, तो इसलिए भैया ये उभयधर्मी प्रकृति को प्रकट करता है। फिर आगे बढ़ो, कह रहे
एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अम्लीय व क्षारीय माध्यम में एमिनो अम्ल जो है वो धनायन और ऋणायन अवस्था में रहते हैं और एक पीएच ऐसा होता है जिस पर उस विलयन में विद्यमान अणुओं पर कुल आवेश 0 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये पूरा डिटेल में आंसर लिख देना है और नंबर पा लेने हैं। डीएनए आरएनए के जैविक कार्य एक एक लिख दिए, यहाँ पे आपसे आसानी से याद कर सकते हो, सिंपल है ये। फिर कह रहा है उपसहसंयोजी यौगिकों में समन्वय मंडल क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड से बनी स्पीशीज है उसको उपसहसंयोजी मंडल कहते हैं, मतलब ये अंदर के पार्ट। और इसको हम बड़े ब्रैकेट से देखो यहाँ से प्रकट करेंगे। इसके बाहर का जो चीज़ होगी उसको आयनिक मंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना लिख देना, उदाहरण भी दे दिया। फिर कह रहे हैं एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है। तो अभी मैंने बताया कि एल्कोहल या जो भी चीज़ है जिसका भी क्वथनांक ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन रहा होगा। तो एल्कोहल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जबकि ईथर नहीं बनाते, इसलिए एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा है ईथर से। गा क्वेश्चन है इसका, आणविक आकृति के आधार पे प्रोटीन का वर्गीकरण। तो फाइबर और ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है आपका 2। इसके बाद ये मैंने रिएक्शन सॉल्व कर रखी है, आपको यहाँ पे 28वां क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से जितनी रिएक्शन मुझसे सॉल्व हो पाई मैंने वो करी है। पहली आप लोगों की रिएक्शन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई और चौथी हो गई। इसके बाद मुझे 5वीं नहीं मिल पाई थी तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इनको देख सकते हो किस तरीके से मैंने कर रखा है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो अभिक्रियाएँ हैं, केनिजारो अभिक्रिया। तो केनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है देख लो एक बार। ये कह रहा है वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते वह केनिजारो अभिक्रिया प्रकट करते हैं। पहली बात तो ये। अब कह रहा है इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराने पर असमानुपातन अभिक्रिया होती है। एक अणु का अपचयन दूसरे का ऑक्सीकरण होगा और अल्कोहल वो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने बोला कि पहली बात जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, वही केनिजारो अभिक्रिया प्रकट करेंगे। अब रिएक्शन हुई, एक का अपचयन हुआ, एक का ऑक्सीकरण हुआ। अब जैसे ही अपचयन होगा तो आपको अल्कोहल मिलेगा और ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बताया 2 CHO हमने लिए यहाँ पे। अब एक अणु का तो अपचयन हो रहा है, तो जैसे ही अणु अपचयन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में, ठीक है। और जो दूसरे का होगा ऑक्सीकरण होने पे, ऑक्सीकरण होने पे तो भैया वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और अपचयन होने पे अल्कोहल में। तो ये आपकी केनिजारो अभिक्रिया होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं अभी आपको ये सब समझाने नहीं आया हूँ, मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ इनके और कैसे लिखना है प्रॉपर लेवल से, ठीक है। जब समझाने की बारी आएगी या कभी जब समझाया जाएगा भविष्य में इन चीज़ों को, तब आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसे सीखेंगे और आप लोग कहेंगे कि सिखाया है कुछ, ठीक है। तो अभी तो हम इतना नहीं कर रहे, अभी मेरा सॉल्यूशन मेन है मुद्दा यहाँ पे। सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या आंसर है वो बताना। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया तो वो आपको यहाँ पे दिखा दी है क्या होती है। एल्डिहाइड और कीटोन का जैसी जिंक अमलगम और सांद्र HCl के द्वारा अपचयन कराएंगे तो बस ये CO समूह कन्वर्ट करना है CH2 में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो CH3CHO है, तो ये CHO समूह जो है CO, इसका जो CO समूह है इतना पार्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो देखो यहाँ पे CH3 हो गया, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले भी था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में। उसके बाद एस्टरीकरण क्या होती है ये भी आप देख लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल के साथ जैसी हमने क्रिया कराई है, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे सांद्र H2SO4 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एस्टर में, ठीक है। क्या हुआ होगा, यहाँ से CH3COOH ये पार्ट और यहाँ से इसका इतना पार्ट C2H5, ठीक है, ये आके जुड़ जाएंगे और एस्टर बन जाएगा। क्या एक्स्ट्रा बच गया था यहाँ पे OH और यहाँ पे केवल एक H, तो ये OH ये H ये H2 के रूप में यहाँ अलग हो गए। फिर है हेल फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आती रहती है और इस बार भी 2022 में आई थी। कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की लाल फास्फोरस और आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसके साथ जैसी क्रिया कराओगे तो आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। यानी कि हर स्टेप में एक क्लोरीन जुड़ता रहेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा एक हाइड्रोजन निकलेगा। फिर 29वें क्वेश्चन में आपको ऑस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड का निर्माण क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, तो वो मैंने आपको यहाँ पूरा आप देख सकते हो बता रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरी क्रियाविधि।
तो यहीं तक मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, केवल मात्र एक क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व नहीं हुआ, 30वां क्वेश्चन और 29वें का खा पार्ट। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तभी हमें यहाँ पे और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। और ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो है वो अगर देख रहे हैं तो उनके लिए काम करने का मन करता है कि हाँ कुछ स्टूडेंट हैं जो सही में पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल पे ज़रूर जाओ, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। और बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हमारे चैनल पे तो एक से एक चीज़ें आएंगी और आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर